आश्वस्त करू इच्छितो की त्यांच्या आशा आकांक्षा अपेक्षा या पूर्ण करण्याचं काम हे सरकार पुढच्या 5 वर्षामध्ये करेल आणि गेल्या 5 वर्षात केलं त्याहीपेक्षा चांगलं काम हे पुढच्या 5 वर्षामध्ये आम्ही करून दाखवू हा विश्वास मी व्यक्त करतो। पुन्हा एकदा भाजपच्या लाखो कार्यकर्त्यांना मी धन्यवाद देतो, त्यांचे आभार मानतो की कार्यकर्त्यांमुळे पुन्हा आम्हाला हा दिवस या ठिकाणी पाहायला मिळतोय। अशा असंख्य कार्यकर्त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो आणि माझं बोलणं संपवतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भारतीय जनता पार्टी। तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही एक वक्त में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो मैं इसका मतलब समझना चाहूंगा राजीव रंजन साहब से। राजीव रंजन जी, दोनों अलायंस है देखिएगा, लेकिन आप तस्वीरें जो है दोनों अलग अलग है। एक ही टाइम पर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसका क्या मतलब हम निकाले? हो सकता था कि अगर अलायंस है तो दोनों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती थी। नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये निश्चित रूप से पूरे देशवासियों को, महाराष्ट्र के जनता को, महाराष्ट्र के वोटर्स को पता है कि दोनों अलायंस में वोट अपने इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं। शिवसेना को जो सीट दिया गया, सीट का जो बंटवारा हुआ, और भारतीय जनता पार्टी को जो हुआ वो अलग अलग हुआ है और पार्टी अलग अलग है। ठीक है, मुद्दा एक है, मुद्दा महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में उनको सरकार चलानी है। लेकिन निश्चित रूप से चूंकि पार्टी अलग है तो अपने अपने ढंग से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात देखेंगे तो दोनों लोगों का जो एक ही मुद्दा है और एक ही कहना चाह रहे हैं। एक तो धन्यवाद देना चाह रहे हैं लोगों को, अपने जितने भी वहां के वोटर्स हैं। नहीं, एक साथ दे सकते थे लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसमें हम कोई डिफरेंसेस नहीं समझ सकते जी। डिफरेंसेस इसलिए नजर आ रहा है राजीव रंजन साहब, बीजेपी है और शिवसेना है। ठीक है, वो अपनी पार्टी की पोजीशन रख रहे हैं। लेकिन आप जो बात बार-बार कह रहे हैं विवेकानंद जी की कोई ऐसी गुंजाइश नजर नहीं आती कि शिवसेना और बीजेपी के बीच किसी तरह के कोई क्लैशेस होंगे। एक सीट है शाहबाज जी, मैं इसलिए कह रही हूँ अभी असेंबली में एक सीट ऐसी है जहां जो बीजेपी के हिस्से में आई थी सीट बंटवारे के बाद, लेकिन बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को वहां से उतारा, मुझे वो सीट का नाम जहन में नहीं है, उससे इत्तेफाक नहीं रख रही थी शिवसेना। शिवसेना ने उस सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट के मुकाबले अपना कैंडिडेट उतार दिया। तो हम क्यों ना माने कि आगे भी इख्तिलाफ होंगे? नहीं, देखिए इस प्रकार की चीजें होती रही है, पिछले 5 सालों में भी हुआ है। लोकसभा में आए दिन ऐसे वक्तव्य उन्होंने दिए हैं जैसे कि वो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स भी नहीं दिए। फिर भी हमारे महाराष्ट्र में कहावत है, जो मराठी में कहूंगा उसको मैं आपको समझा भी दूंगा कि तुझं माझं काही जमेना आणि तुझ्या बिना कर मेना। इसका मतलब है कि तेरा और मेरा जमता नहीं है, लेकिन तेरे बिना मुझे रहा भी नहीं जाता है। ये हालतें हैं और इसलिए देखिए, जैसे जब मैं कह रहा था कि बीजेपी का और शिवसेना का इनका जो अवलंबित्व है एक दूसरे के साथ, हाँ, इंटरडिपेंडेंस जो है वो बहुत ज्यादा इंटीमेट है। बीजेपी के अलावा शिवसेना के अलावा बीजेपी सरकार नहीं बना सकती है और शिवसेना के अलावा शिवसेना अगर सपोर्ट नहीं करती तो बीजेपी सरकार नहीं बना सकती है। इसी के साथ में एक सर्वाइवल का एक दोनों, इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी बहुत स्काई अप करेगी, रॉक अप करेगी और शिवसेना पूरी तरह ढह जाएगी। इनके सर्वाइवल के भी महाराष्ट्र में राज्य के तौर पर, एक रीजनल तौर पर इनके एक दूसरे का परस्परावलंबन है। इसलिए निगोशिएट करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। जितना ज्यादा, देखिए क्या होता है कि निगोशिएशंस में हमेशा जो निगोशिएटिंग पार्टी होती है जितना ज्यादा मिल सकता है मिलेंगे, लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी भी जहां जहां संभव होता है उन फ्लेक्सिबिलिटी को उनको अपनाना पड़ता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कह रहे हैं, साबिक वजीर आला हरियाणा? आइए सुनते हैं। और जिन पार्टी को मिला है उन सबको एक होकर एक मजबूत सरकार बनानी चाहिए, और चाहे वो जेजेपी है, चाहे एनएलडी है, चाहे आपकी ये बीएसपी है या आज़ाद उम्मीदवार है, इन सबको एक होकर एक मजबूत सरकार बनानी चाहिए। मैं सभी से मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो जनादेश मिला है इन पार्टियों को उसका मान सम्मान करेंगे और इकट्ठे होकर सरकार बनाएंगे। आप दिल्ली के लिए अभी निकल रहे हैं सर? आ जाऊंगा अभी थोड़ी देर में। सर, बीजेपी जिस तरीके से हारी है, क्या कहना चाहिए? हारी क्या मतलब, क्या कारण मानते हैं आप, क्या वजह रही बीजेपी? नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट, जो वायदा किया था एक पूरा नहीं किया। हर वर्ग में विमुख जो प्रदेश हमने 2014 में प्रति व्यक्ति आय में और प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 छोड़ा था, आज वो नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में और अपराध में। सर, तो बीजेपी क्या ओवर ज्यादातर जो मंत्री हैं बीजेपी के वो हार चुके हैं, क्या कहेंगे? क्या बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट थी अपनी जीत को लेकर? जब भी तो 75 पार कर रहे थे, हम लोगों ने उनको ही पार कर दिया। थैंक यू।
तंज कसा है एक तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। लेकिन राजीव रंजन जी, जिस तरीके से बात कही जा रही है और कहा जा रहा है हर तरफ से, चाहे फिर ऐसा नहीं बात है कि अभी बीजेपी तैयारी नहीं कर रही होगी, बीजेपी की तरफ से भी बहुत ज्यादा साठगांठ और तालमेल मतलब बनाने की कोशिश की जा रही होगी और हुड्डा साहब भी इधर कर रहे हैं। क्या लगता है इस पसोपेश के बीच अभी कुछ वक्त और लग जाएगा, 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं इसमें? नहीं, एक्चुअली क्या है कि अभी सारी पार्टी, जो दोनों पार्टी बड़ी पार्टी आई है, जो बीजेपी 39 सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस 31 पे आई है, अदर्स 20 सीट्स हैं, तो निश्चित रूप से 31 वाले भी चाह रहे हो कि ठीक है मैं सरकार बनाएंगे, लेकिन ये नामुमकिन लगता है। जो आप एक्चुअली डिफाइन जब करेंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि चूंकि 39 इनके पास है, इनको मुश्किल से 6 सीट चाहिए। 6 सीट में जो इंडिपेंडेंट और अदर्स हैं वो आएंगे तो उसमें से 6 सीट आ जाएंगे, निश्चित रूप से आएंगे और सरकार बनाना चाहेंगे, क्योंकि जो वहां के भी लोग हैं वो चाहते होंगे, जो अदर्स पार्टी के हैं, कि हम इनके साथ अगर सरकार बनाते हैं तो हम स्मूथली चला सकते हैं। क्योंकि हुड्डा जी का जहां तक आप देखते हैं, हुड्डा जी के बारे में या फिर जो हरियाणा का जो जनता है, तो उनको नकारा तो निश्चित रूप से, अगर नकारता नहीं तो उनको 48 सीट मिल जाता, 50 सीट मिल जाता। ये तो निश्चित रूप से है कि उनको नकारा है, उनको चाह नहीं रहा है कि अपनी सरकार बनाए, उनको कोई भी थंप मिला नहीं है, थंपिंग नहीं मिला है, तो लोग चाह रहा था। अल्टीमेटली आप कैलकुलेट करेंगे तो निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार बनाने की लोगों ने वोटिंग किया है, लेकिन उन्होंने मेजोरिटी नहीं मिला है उनको, जो सीट कम हो रहे हैं, 6-7 सीट कम हो रहे हैं। लेकिन आदर्श पार्टी से जो लोग आ रहे हैं, तो उसमें से जो मुझे लगता है, क्योंकि गवर्नर निश्चित रूप से पहले बीजेपी को बुलाने वाली है, क्योंकि जो एज पर जो प्रोसीजर है, जो गवर्नर भी बुलाते हैं सबसे बड़ी पार्टी को, और जब सबसे बड़ी पार्टी आपके पास बीजेपी आ रही है, तो बीजेपी को बुलाएंगे। बीजेपी फिर आती है, फिर उनको जब फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, फ्लोर टेस्ट में जब वो अपने आप को बहुमत साबित नहीं करते हैं, तब सेकेंड राउंड में फिर कांग्रेस आएगी। अब कांग्रेस आती है तो फिर वो क्या करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सेकेंड राउंड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी जो शासन कर रही है और उनके जो जितने एडमिनिस्ट्रेटर या जो उनके जितने भी नुमाइंदा कह सकते हैं या जो उनके नेता हैं, वो रियली में बड़ी ही कह सकते हैं एजुकेशनली बड़ी रिच हैं, ताकि उनको पता होता है कि हमें कैसे सरकार बनानी है, कैसे सरकार चलानी है। ये ठीक है, बाय द वे इनको सीट नहीं मिल पाई 46 सीट, तो एक अलग बात है, लेकिन उनका जो एक कला है, उनको काम करने का कला है, उनके 6-7 मेंबर्स ने अगर काम नहीं किया जिसके कारण उनको भुगतना पड़ा, तो उसको मैं नहीं समझता कि पूरे उसमें एक और चीज जो जराये के हवाले से मालूम हुई है, वो ये कि मनोहर लाल खट्टर एक नॉन जाट फेस थे हरियाणा में और सीएम थे, और ये तमाम इनमें से ज्यादातर जाट नेता थे। अंदर ही अंदर इनकी तवज्जो इस पर भी ज्यादा थी। वो जाट नॉन जाट हरियाणा पर हमेशा हावी रहा है और हावी शायद आगे भी रहेगा। ये भी एक वजह रही, बीजेपी को इसका नुकसान हुआ है। रंजन साहब जी, इसमें आप कह सकते हैं कि हर जगह कास्ट फैक्टर होता है, क्योंकि जब आप विधानसभा का या फिर पंचायत का या फिर जिला परिषद का जब आप इलेक्शन देखते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा कास्ट फैक्टर काम करता है। लेकिन खट्टर साहब निश्चित रूप से सबने देखा है कि अच्छा शासन किया है, अच्छा काम किया है, और उन्होंने जो जहां तक रोजगार की बात हो, एम्प्लॉयमेंट की बात हो या विकास की बात हो, जो हुड्डा साहब का सुन रहे थे कि उन्होंने जो छोड़ के आए, तो आज जो हरियाणा का जो स्थिति है, दोनों में काफी का फर्क है। मतलब आज विकास ही किया है उन्होंने, ठीक है, लेकिन कास्टिज्म का जहां तक फैक्टर, कुछ ना कुछ कास्टिज्म होता है, लेकिन 100% नहीं होता है। अगर 100% होता तब तो बीजेपी को 40 सीट भी नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि 100% कास्टिज्म की बात होता है। कुछ सीट्स ऐसे मैंने होते कहा हैं, नुकसान हुआ है। हाँ, नुकसान आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा कह सकते हैं, लेकिन आज जो मैं दोबारा इस चीज को दोहराना चाहूंगा कि अब लोग कास्टिज्म और जाट और नॉन जाट, क्योंकि सारे लोग हम एक जगह के ही हैं, सब देश के लिए, सब पहले तो हम भारतवासी हैं, फिर ठीक है हम हरियाणा के हैं, कोई बिहार के हैं, महाराष्ट्र के। रंजन जी, अगर कास्टिज्म पर वोट नहीं हुआ तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर वर्क नहीं किया गया है, क्योंकि जो मुद्दे बुनियादी होते हैं, बिजली, सड़क, पानी, ये तमाम चीजें जो होती है, या फिर हॉस्पिटल्स हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, क्योंकि यहाँ पर जी सलाम की तरफ से, जी मीडिया की तरफ से लोगों के मन की बात जानने की कोशिश की गई थी, और कुछ लोगों के अंदर नाराजगी भी पाई गई थी कि कुछ लोगों का ये कहना था कि हमारे यहाँ की सड़क नहीं बनी है, कुछ लोगों के यहाँ पर अभी भी टैंकर से पानी पहुंच रहा है, वहां पर पाइपलाइन नहीं बिछी है। तो इस तरह के मुद्दे उठे थे जरूर भी? नहीं, वो मुद्दे थे, वो मुद्दे रहे होंगे, और उस मुद्दा को भी जनता ने निश्चित रूप से देखा है, उसको कैलकुलेट किया है। अगर वो कैलकुलेट करता, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार, अगर वो अपने परफॉर्मेंस को एक अव्वल ढंग से प्रस्तुत करते तो उनको निश्चित रूप से 70 से ज्यादा सीट आई होती, लेकिन कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में कमी रही है, इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है। जी, कैलाश विजयवर्गीय ने कह दिया कि मैनेजमेंट में कमी थी, इलेक्शन मैनेजमेंट में कमी थी हरियाणा में।
वैसे भी बेरोजगारी में तो नंबर 1 आ ही गया था हरियाणा, और बहुत सारी चीजें थी। संत रामपाल के वक्त में जो तहरीक हुई उस वक्त हालात नहीं संभले, जाट आंदोलन जो हुआ उस वक्त हालात नहीं संभले, और राजीव रंजन साहब राम रहीम की जो जमानत की पैरवी की मनोहर लाल खट्टर ने, उसका बड़ा नेगेटिव असर देखो उनको उस चीज को मैं भी विरोध करता हूं कि अगर इस तरह का किया गया, मैंने भी देखा, मैं एक लॉयर भी हूं, मुझे पता है कि अगर इस तरह की पैरवी की गई तो निश्चित रूप से वो गलत थी और नहीं करनी चाहिए थी। एज ए चीफ मिनिस्टर होते हुए मनोहर लाल खट्टर जी को राम रहीम की पैरवी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। उनको तो जो कानून देखने वाला है, वहां कोर्ट है, कचहरी है, जजेज बैठे हैं, और उनके लिए अगर राम रहीम के एडवोकेट थे, एडवोकेट उनकी पैरवी करते। जो एक आप एडमिनिस्ट्रेशन में हो, आप एक चीफ मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर आप किसी एक दल के नहीं होते। जब चीफ मिनिस्टर होते हैं आप पूरे राज्य के लिए चीफ मिनिस्टर होते हैं। आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए अगर आपकी विशेषता आएगी, आप उनके लिए आप अपनी बातें कुछ रखेंगे तो निश्चित रूप से जनता नाराज होगी, क्योंकि जनता दोनों पक्ष की होती है, और दोनों पक्ष के जब होंगे तो उसका कहीं ना कहीं प्रक्रिया आएगी। अब प्रक्रिया आएगी तो फिर वो सारे के सारे रिजल्ट पे दिखते हैं। विवेकानंद जी, ये खामियां कांग्रेस की हमने हरियाणा के हवाले से अभी डिस्कस की। महाराष्ट्र में, क्योंकि आप बहुत बारीकी से जानने वाले हैं महाराष्ट्र की सियासत को, कांग्रेस के पास कई ऐसे चेहरे थे, बड़े चेहरे थे, मराठा भी उनमें कई थे, जिनका इस्तेमाल कांग्रेस कर सकती थी महाराष्ट्र में, लेकिन कांग्रेस ने इन सब चीजों की वैल्यू नहीं समझी, अहमियत नहीं समझी, इनका वेटेज नहीं लिया। क्या किया कांग्रेस ने? देखिए, कांग्रेस महाराष्ट्र में जिस प्रकार से वो बिखरी हुई है, आप देखेंगे कि कुछ समय पहले वहां के मिलिंद देवरा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उसके बाद में संजय निरुपम, मिलिंद देवरा और बाकी अन्य सारे लीडर एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ते रहे हैं। इसकी वजह से हमने देखा कि वहां के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राधाकृष्ण विखे पाटिल जो थे, वे खुद ही छोड़ करके कांग्रेस वो बीजेपी ज्वाइन कर गए। ऐसे बहुत सारे दूसरे भी लीडरान हैं कांग्रेस के जो कांग्रेस को छोड़ करके उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी जो है एक प्रकार से वो बिखर गई। दूसरी बात, जो नेशनल लीडरशिप ने उसका जो डूबती हुई नैया को प्रॉपर इसको तैराने के लिए जो कोशिश करनी चाहिए थी, वो भी करता नजर नहीं आती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने वहां पर एक भी रैली नहीं की। शायद मैं एक बीच में रोकना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त जो बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं, जरा एक बार दर्शकों को देना चाहिए, हमारे नाज़रीन को, कि इस वक्त जो अहम खबर आ रही है उसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई है, उसके अंदर जो 50-50 के फॉर्मूला की तय करने की बात उद्धव ठाकरे की तरफ से दोहराई गई है, वो काफी अपने आप में अहम है। और ये कहा गया है कि देखना अहम होगा कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा। ये जिस चीज का हम जिक्र लगातार कर रहे थे, वो काफी अपने आप में अहम बात है। जी, मान नहीं रहे थे आप विवेकानंद जी? फाइनलाइज नहीं हुआ है मैडम, फाइनलाइज नहीं हुआ है वो अभी तक। इसका मतलब उन्होंने अगर रखा है, इसका मतलब कि बीजेपी ने उसे स्वीकारना ही चाहिए, आवश्यक नहीं है। जहां तक मैं जानता हूं उनको सेटल करना पड़ेगा। त्योहार का वातावरण है, उत्साह उमंग का माहौल है। मैं जानता हूं कि आप सब धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, छठ पूजा जैसे उत्सवों की तैयारियों में जुटे होंगे। घर मोहल्ले की साफ सफाई में लेकर सार्वजनिक कार्यक्रमों, मेल मुलाकातों में भी व्यस्त होंगे। इस अवसर पर आप सबसे मिलना मेरे लिए भी बहुत खास हो जाता है। आप कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद मेरा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। साथियों, त्योहार के इस समय हजारों लाखों लोग विशेष तौर पर छुट्टियां लेकर अपनों से मिलने, बड़ों से आशीर्वाद लेने, अपने रिश्तेदारों के यहां जाना, अपने घरों गांव चले जाना, ये सब चलता रहता है। अब मेरा काम ऐसा है कि मैं छुट्टी तो ले नहीं सकता, लेकिन अपनों से मिलने के लिए, आप सबसे आशीर्वाद लेने के लिए मैं मौका ढूंढता रहता हूं। और इसलिए ये अवसर आज मुझे इस दीपावली के निमित्त टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप सबके रूबरू होने का अवसर मिला है। आज के इस अवसर पर जब हम घर में अपनों के बीच दिवाली मना रहे हैं, तब
उन लाखों वीर बेटे बेटियों और उनके परिवारों को भी शुभकामना देना हमारा स्वाभाविक कर्तव्य बनता है। वजीर आजम को आपने सुना अभी कहा कि त्योहारों के इस मौसम में तमाम लोग तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन ये भी सच है कि इलेक्शन को लेकर भी लोगों का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है। इससे पहले तमाम चर्चाओं पे हम आगे बढ़ें, राजीव रंजन साहब, एक बहुत ही खास पॉइंट इस पर हमने सुबह भी एक दो बार चर्चा जरूर की कि एक तो कांग्रेस में हुड्डा को बागडोर पहले दे दी जाती तो क्या तब हालात कांग्रेस के हक में होते हरियाणा में। दूसरे ये कि अशोक तंवर जिस तरह से गए आखिरी लम्हात में पार्टी छोड़कर, नाराज थे, पहले उनसे सदर ओहदा ले लिया गया, फिर उनके कहने से टिकट का बंटवारा नहीं किया गया, क्या उनको मनाया जाना चाहिए था पार्टी आलाकमान की जानिब से और तब कुछ बेहतर सिचुएशन होती और बेहतर सिचुएशन होती हरियाणा? नहीं, एक्चुअली हरियाणा वोटर्स का जो मन था वो तो उन्होंने बना रखा था, चाहे वो हुड्डा साहब की बात हो या तंवर साहब की बात हो। तंवर साहब अगर वो छोड़ के जाते हैं, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके अनुयायी थे। जहां तक मेरा एक अनुमान है जो मैं एनालाइज करना चाह रहा हूं कि उसमें इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस के लिए जो माइंड सेट लोगों ने बना रखा था, जितना बना रखा था उतना वोट उनके पास आ गया है, जो कि वो दिख रहा है। और वो वोट आपके सामने दिख रहा है कि कांग्रेस के लिए जो उन्होंने अपना मूड बनाया था, चाहे हुड्डा साहब को उनको नेतृत्व देना था या नहीं देना था, उनको आगे करना था, या चौहान साहब की जो बात आ रही है, तो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है कि उनको मनाने से कुछ इनको ज्यादा मिल गया होता, क्योंकि वोटर्स का जो माइंड होता है, माइंड सेट होता है, हमेशा बना होता है, वो 100-200 का फर्क पड़ता है कि जिसके कारण उनके जो बहुत ज्यादा नजदीकी होते हैं वो उनके लिए कुछ काम करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी वहां के वोटर्स जो थे वो माइंड सेट कर रखे थे कि हमें क्या वोटिंग करनी है, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने वोटिंग किया है। जी, आपको क्या लगता है विवेकानंद जी, हरियाणा की सूरत हाल पर अगर हम बात करें 6 महीने पहले, या जी वजीर आजम एक बार फिर से खिताब कर रहे हैं, जरा सुनते हैं। सबने मिल करके परिस्थिति में भी सब चीजों ने संभाला, सभी सरकारी मुलाजिमों ने डट करके काम किया, नागरिकों ने बहुत धैर्य के साथ चीजों को संभाला, कार्यकर्ताओं ने अपने जिम्मे जो भी काम था उसको पूरा किया। आप सबके इन प्रयासों के लिए, काशीवासियों की चिंता करने के लिए, आपके प्रतिनिधि के नाते मैं विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जनसंघ के समय से संगठन के लिए कार्य कर रहे हमारे सबसे वरिष्ठ लोगों में से वाराणसी सेवापुरी विधानसभा के जखनी गांव के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रीमान कामेश्वर नारायण सिंह, हम सब जिनको कुंवर बाबू के रूप में ही जानते थे, पिछले 10 अक्टूबर को वो हम सबको छोड़ के चले गए। कुंवर बाबू ने अपने क्षेत्र एवं समाज के उत्थान के लिए संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया था। मैं उनको आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके पूरे परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। साथियों, देश में काशी में चल रहे परिवर्तन के इस दौर में बहुत कुछ हो रहा है, अनेक बातों से आप परिचित हैं, अनेक परिवर्तनों के आप साक्षी भी हैं। आप भाजपा कार्यकर्ता विकास की अनेक परियोजनाओं को जिस तरह वाराणसी में, काशी में जमीन पर उतारने में मदद कर रहे हैं, यह भी मेरे लिए एक संतोष का और गर्व का विषय है। मुझे बताया गया है कि वाराणसी में जिस तरह गंगा घाटों और सड़कों पर सफाई और लाइटिंग का कार्य हुआ है, उसने वहां आने वाले हमारे घरेलू यात्री हो, पर्यटक हो या विदेशी टूरिस्ट हो, इन सबका मन मोह लिया है। दिनों दिन संख्या भी बढ़ रही है और काशी में हो रहे परिवर्तन का लाभ
केवल वाराणसी ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र को उसके लोगों को भी मिल रहा है। मुझे खुशी हुई ये जानकर के कि जब मुझे बताया गया कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी कैंसर सेंटर और होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल का लाभ सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश के अन्य भाग, उधर बिहार, सब दूर से लोग वहां आ रहे हैं, मरीजों को मदद मिल रही है। दूर दूर से मरीज आकर बनारस में अपना इलाज करवा रहे हैं। काशी में चल रहे इन विकास कार्यों की मदद से वहां के लोगों में एक नया अनुभव देखने को मिल रहा है। और मैं चाहूंगा कि जब आज आपके बीच आया हूं तो मैं ज्यादा बात न करते हुए आपसे भी बातचीत करने का मौका लूं, आपके मन की बातें भी सुनूं। तो चलिए हम संवाद शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं वाराणसी कैंट विधानसभा के कार्यकर्ताओं के पास। तो वजीर आजम को आपने अभी सुना और इससे पहले हमने तमाम तरह की अहम चर्चाएं की। रुझान आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं महाराष्ट्र और हरियाणा इंतखाबात के हवाले से, और आपको ये भी बता रहे हैं कि अब क्या क्या कयास आराइयां चल रही हैं, क्या हो सकता है इन दोनों ही रियासतों में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का, आप जुड़े हमारे साथ। इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।